हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग सेल के बारे में बात करने वाले हैं और मेनली आज हम लोग मियोसिस एंड माइटोसिस को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेल इज़ द बेसिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सब कुछ सेल से ही बना है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो सब सेल से बने हुए हैं और सेल ही हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। सेल के अंदर जो जैसे कि हमारी बॉडी में बाकी के ऑर्गन्स होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें वो लोग ऑर्गेनल कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं, जैसे हमारी किडनी अलग काम करती है, लिवर अलग काम करती है, लंग अलग काम करता है, वैसे ही एनिमल सेल या फिर प्लांट सेल दोनों के जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। और मेनली एनिमल सेल और प्लांट सेल में ऑर्गेनल्स मेनली सेम ही होते हैं, बस एक दो को अलग छोड़ करके। तो सबसे पहले हम लोग हर ऑर्गेनल का फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनल होता है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेमी परमेबल होती है, यानी कि वो उन चीज़ों को अपने अंदर जाने देती है जो कि सेल के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है वो उन्हें अंदर नहीं जाने देती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो लिक्विड है जहाँ पर सेल की सारी चीज़ें फ्लोट करती रहती हैं, यानी कि जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो उसी में फ्लोट करते रहते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस सेल का वो पार्ट है जिसके अंदर डीएनए होता है और जो कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है। फिर न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, जो कि बेसिकली सेल के अंदर क्या हो रहा है, जो भी मतलब सेल के अंदर जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सबको न्यूक्लियस ही कंट्रोल कर रहा होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर राइबोसोम बनाते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। अब गोल्जी अपैरेटस क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन ये होता है कि वो सेल के अंदर जितने भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी ये कि अगर सेल के अंदर से किसी चीज़ को बाहर लेके आना होगा तो भी वो गोल्जी अपैरेटस के थ्रू होगी, और सेल के अंदर से किसी चीज़ को अंदर लेके जाना होगा तो भी वो गोल्जी अपैरेटस के ही थ्रू होगी। लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम सेल का वो पार्ट है जो कि सुसाइडल बैग कहलाता है। लाइसोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है कि अगर सेल के कोई ऑर्गेनल ख़राब हो गया है तो वो उसको खुद ही डाइजेस्ट कर लेगा, या फिर कई बार वो पूरे पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल बड़े बड़े से सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बेसिकली, और ये क्या करते हैं, कुछ भी स्टोर करते हैं, जैसे कि सेल के अंदर जो फूड बना उसको भी स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का मेन फंक्शन होता है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल होता है और पूरे सेल को ये पावर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सेल की दो टाइप्स की डिवीज़न होती हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। और सेल से ही हम लोग ग्रोथ भी करते हैं और सेल से ही हमारा रिप्रोडक्शन भी होता है। तो माइटोसिस और मियोसिस में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि माइटोसिस हमारी बॉडी में तब होता है जब हमारी बॉडी में कुछ रिपेयर करना होता है, जैसे कि हमारा कोई ऑर्गन ख़राब हो गया या फिर हमारी जब हाइट बढ़ती है तो वो माइटोसिस के थ्रू हो रहा होता है, यानी कि ग्रोथ रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज़ ये सब माइटोसिस के अंडर में आता है। और जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तब वहाँ पे जो सेल करते हैं वो मियोसिस होता है। सबसे पहले सेल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंसेस क्या हैं? तो सेल रिप्रोडक्शन की सिग्निफिकेंस ये है कि जितने भी नए सेल्स हैं वो पुराने सेल से बनते हैं। फिर हर नया जो इंडिविजुअल है वो एक छोटे से सेल से ही अपनी लाइफ को शुरुआत करता है, जो कि जाइगोट या फर्टिलाइज एग होती है। फिर उसके बाद में कई सारे हमारी बॉडी में सेल मरते रहते हैं और नए सेल जिंदा होते रहते हैं। 25 मिलियन पर सेकेंड इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि इतने सारे सेल्स एक साथ डाई करते हैं और उसके बाद रिप्लेस हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी में जो भी इंजरी होती है उसके लिए भी सेल रिप्रोडक्शन की इम्पॉर्टेंस होती है, क्योंकि अगर सेल रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी में अगर इंजरी हो गई तो वो कट कभी भरेगा नहीं, यानी कि घाव अगर हो गया है तो फिर वो घाव कभी भरेगा ही नहीं, वहाँ पे हमेशा एक गड्ढा ऐसा रह जाएगा। फिर फैक्टर्स जो कि सेल रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं वो होती है मिनिमम ग्रोथ। अ न्यूली फॉर्म्ड सेल डज नॉट डिवाइड इमीडिएटली। उसको अब जैसे कि आपको पता होगा कि हर सेल फटाक से नहीं बन जाता है, उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। फिर सरफेस वॉल्यूम रेशियो, इंक्रीजिंग सेल साइज रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ सरफेस वॉल्यूम रेशियो। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक या फिर कर्नोप्लाज्म रेशियो, और फिर माइटोजेंस। ये चार फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है कंट्रोलिंग सेल रिप्रोडक्शन। सेल साइकिल क्या होता है? तो सेल साइकिल
दो तरीके से होती है, एक माइटोसिस और मियोसिस, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हम माइटोसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो माइटोसिस में 3 फेजेज होती हैं, G1 G2, उसके बाद में एक फेज़ होती है सिंथेटेज के लिए, यानी कि सिंथेसिस के लिए। अब अब आता है उसके बाद में एक एम फेज, जिसे हम लोग माइटोसिस पार्टीशंस द जेनेटिक मटेरियल इन द सेल डिवीजन, यानी कि अंत में क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, सेल खुद को प्रिपेयर करेगा डिवाइड होने के लिए, उसके बाद में सेल सिंथेसिस करेगा, यानी कि एक नया सेल बनाएगा, और फिर अंत में जेनेटिक मटेरियल जो पुराने सेल का था वो नए सेल में भी चला जाएगा, और दोनों में अच्छे से वो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। G1 G2 एस एंड एम फेज, ये 4 फेजेज में होता है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले G1, मेटाबॉलिक चेंजेस प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन एट अ सर्टेन पॉइंट, द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट, द सेल इज कमिटेड टू डिवीजन एंड मूव्स इनटू एस फेज। सबसे पहले सेल खुद को तैयार करेगा सेल डिवीजन होने के लिए, तो इस फेज को बोलते हैं G1 फेज। उसके बाद में आता है सिंथेसिस फेज, जिसको हम लोग एस फेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डीएनए अपने आप का एक और रेप्लिकेट कर लेता है, और जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो पूरे पूरे रेप्लिकेट हो जाते हैं ताकि वो दूसरे सेल में भी जा सकें। फिर आता है G2 फेज, जहाँ पे मेटाबॉलिक चेंजेस और असेंबल इनटू साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस G1 फेज में हो चुके थे वो अब जाके साइटोप्लाज्म में इकट्ठा हो जाते हैं। और उसके बाद में आता है एम फेज, जहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और सेल का डिवीजन हो जाता है, यानी कि दोनों सेल अलग अलग हो जाते हैं। फिर माइटोटिक डिवीजन के बीच में, यानी कि G1 S1 और G2 के बीच में जो फेज होता है उसे इंटरफेज कहते हैं, जो इन तीनों के बीच का फेज होता है। अब हर सेल में जो सबसे ज़्यादा टाइम तक सेल जिस फेज में रहता है उसको बोलते हैं इंटरफेज। यानी कि बेसिकली सेल का जो डिवीजन है, जो बाकी का डिवीजन यानी कि सेल का अलग हो जाना, ये सिर्फ 3-4 मिनट में ही हो जाता है। सेल अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ एक ही फेज में जीता है, जिसको इंटरफेज कहते हैं। इसीलिए इंटरफेज को रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं। और लेकिन इंटरफेस रेस्टिंग स्टेज ही नहीं होता है। रेस्टिंग इंटरफेस वो फेज़ होता है जहाँ पे सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है सेल डिवीजन करने के लिए, इसीलिए इसे प्रिपरेटरी फेज भी कहा जाता है। अब माइटोसिस, तो माइटोसिस को हम लोग एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले माइटोसिस में क्या होता है, इंटरफेस होता है। यहाँ पे देखिए सब कुछ एक जैसा ऐसे ही पड़ा हुआ होगा। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा स्पिंडल, उसके बाद में आता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज और फिर साइटोकाइनेसिस। आइए हम लोग इसको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से देख लेते हैं। माइटोसिस प्रोफेज, सबसे पहले यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, डेवलपिंग बाइपोलर स्पिंडल, इंटैक्ट न्यूक्लियर, कंडेंस क्रोमोसोम, ये सारी चीज़ें एक साथ पड़ी हुई होंगी। क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होंगे। उसके बाद में क्या होता है, प्रोमेटाफेज आता है, जहाँ पे सब कुछ स्पिंडल फाइबर पोल पे चले जाते हैं, यानी कि दो कोनों पे, और बीच में यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आ जाते हैं। और जिस चीज़ से ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से कौन जुड़ा होता है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ पे काइनेटोकोर से ऐड हो जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है मेटाफेज। मेटाफेज में ये सारी चीज़ें बिल्कुल एक एक इक्वेटर की तरह पूरे बीच में अलाइन हो जाती हैं, तभी इसी को मेटाफेज कहते हैं, जहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में अलाइन हो जाएंगे। ये जितने भी आपको ब्लू ब्लू दिख रहे हैं ये क्रोमोसोम है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्पिंडल फाइबर है। न्यूक्लियस यहाँ साइड में है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बाहर की, और स्पिंडल फाइबर से ये क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर के थ्रू जुड़े हुए हैं। फिर आता है एनाफेज, जहाँ पे दो क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम दो क्रोमैटिड से मिला के बनता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ब्लू वाला था, ये दोनों ब्लू वाले देखिए, ये पहले एक क्रोमोसोम थी, ये दोनों जब एक दूसरे से अटैच थे, पर जब ये अलग हो गए तब ये दोनों बन गए हैं क्रोमैटिड। अब आएगा एनाफेज। एनाफेज के बाद आता है टेलोफेज। टेलोफेज में देखिए यहाँ पर एक सेल डिवीजन में स्टार्ट हो गई है, और फिर अंत में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म का अलग होना। अब बेसिकली यहाँ पे अब जब साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है तो उसके बाद में एक होती है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में वहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, और न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में वो माइटोसिस ओवर हो जाती है।
तो माइटोसिस के कौन से फेजेस हैं? सबसे पहले आता है प्रोफेज, फिर आता है प्रोमेटाफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज, फिर आता है टेलोफेज और फिर आता है साइटोकाइनेसिस। अब हम लोग बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस इज द फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेक्स सेल्स एंड देन इट फॉर्म्स डिप्लॉइड सेल्स। सबसे पहले क्या होगा मियोसिस में? मियोसिस में एक सेल खुद को ही डिवाइड करेगी, यानी कि सबसे पहले मियोसिस में क्या करेगी? मियोसिस दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक सेल अपने आप को ही डिवाइड करेगी, अपना ही रेप्लिकेशन बनाएगी। उसके बाद वो जो रेप्लिकेट हुआ हुआ सेल होगा वो अपने आप को डिवाइड करेगा डिप्लॉयड सेल्स में, ताकि वो सेक्सुअल डिवीजन में जा सके। इसीलिए जो पहली सेल बनेगी उसके वो हैप्लॉइड होगी, यानी कि उसके पास 46 होंगे क्रोमोसोम टोटल। और जो नेक्स्ट बनेगी, जो जो रेप्लिकेटेड सेल था, वो जब नया सेल बनाएगा वो डिप्लॉयड होगा, यानी कि उसके पास में 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड द फ्यूजन ऑफ टू गेमीट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों पहले वो हैप्लॉइड एक सेल बनाता है और उसके बाद में वो डिप्लॉयड क्यों बनता है? तो हैप्लॉइड सेल का बेसिकली मतलब है कि उसके पास जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो कंप्लीट हैं, यानी कि ह्यूमन बींग्स के अंदर क्रोमोसोम, सबसे पहले क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो क्रोमोसोम एक तरीके का डीएनए मटेरियल होता है या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करने वाला मटेरियल होता है, जो कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन के बीच में मटेरियल को कैरी करता है। तो इसीलिए क्रोमोसोम जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो टोटल 23 पेयर्स में होते हैं। पेयर से मतलब है एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होंगे, तो टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब अब जो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं उनके पास 46 होते हैं क्रोमोसोम। अब वो क्या करते हैं, अपने आप को एक और डिवाइड करके मियोसिस 1 होता है, जहाँ पे मियोसिस 1 में क्या होगा, हैप्लॉइड सेल एक और हैप्लॉइड सेल बनाएगा। फिर वो हैप्लॉइड सेल अपने आप को दो हिस्सों में तोड़ देगा, यानी कि वो एक और नया सेल बनाएगा जो कि डिप्लॉयड होगा, यानी कि उसके पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम होंगे। अब इससे क्या होगा कि मेल के पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे और फीमेल के पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे। ये मियोसिस के टाइम पे होता है। अब जब मेल और फीमेल मेट करेंगे उसके बाद में जो नया सेल बनता है, यानी कि जाइगोट बनता है, उसके पास में 23 मेल के भी पेयर्स होते हैं और 23 फीमेल के भी क्रोमोसोम होते हैं। ये दोनों मिलके पेयर को कंप्लीट कर देते हैं और 46 क्रोमोसोम न्यू ऑफस्प्रिंग के पास में आ जाते हैं। अब मियोसिस कैसे होता है? तो मियोसिस इन्वॉल्व्स टू सीक्वेंशियल साइकिल्स न्यूक्लियर सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम लोग मियोटिक इवेंट्स को भी हम लोग देख लेते हैं। तो मियोसिस में 1 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होता है। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 होता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ध्यान से, एक इंटरफेस होगा। इंटरफेस को हम लोग प्रिपरेटरी फेस भी कहते हैं। यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल पड़ा हुआ होगा, लेकिन ये सब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे। फिर प्रोफेज 1 में यहाँ पे कुछ अलग अलग होने लग जाएगा। स्पिंडल फाइबर्स पोल की साइड में जाने लगेंगे। मेटाफेज 1 में वो पोल पे पहुँच जाएंगे और इक्वेटर पर अलाइन हो जाएंगे। एनाफेज 1 में सेल एक दूसरे से डिवाइड होने लगेंगे। फिर उसके बाद में टेलोफेज 1 में ये और ज़्यादा डिवाइड हो जाएंगे और 2 टोटल डिप्लॉयड सेल बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम थे, अब यहाँ पे 2 ही बचते हैं। अब ये यहाँ पे एक मदर का सेल और एक फादर का सेल, ये दोनों आके आपस में वापस से इसी सेल साइकिल में जाएंगे, जिसे हम मियोसिस 2 कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, डिप्लॉयड डॉटर सेल्स मदर और फादर दोनों के प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, इन दोनों से होके गुजरेंगे। फिर एनाफेज 2 और फिर टेलोफेज 2 स्ट्रक्चर से होके गुजरेंगे और फिर साइटोकाइनेसिस होगी और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बन जाते हैं। अब जो बेसिकली हमें जानना है वो है माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस। माइटोसिस अकर्स कंटिन्यूसली इन द बॉडी और सोमैटिक सेल्स. Meiosis occurs in the germ cells during the process of gametogenesis. The whole process complete in one sequence or phase after one round of DNA replication. यहाँ पे
जो मियोसिस होता है वो टोटल 2 सीक्वेंस में होता है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। माइटोसिस एक ही सीक्वेंस में कंप्लीट हो जाता है। प्रोफेज शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और मियोसिस में प्रोफेज लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, यानी ज़्यादा लंबे से चलता है। होमोलोगस क्रोमोसोम डुप्लीकेट इनटू 2 क्रोमैटिड्स, 1 और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम ओनली 1 टाइप ऑफ क्रोमोसोम, इधर इंटरनल और पेटर्नल, यानी कि ये 2 तरह के क्रोमोसोम में डिवाइड नहीं होते हैं। फिर डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन द अर्ली प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज में ही माइटोसिस में डुप्लीकेशन हो जाता है क्रोमोसोम का। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, डुप्लीकेशन क्रोमोसोम का लेट प्रोफेज में होता है। टू द एक्सचेंज ऑफ genetic material between the homologous chromosome does not occur in mitosis, बट एक्सचेंज क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। मियोसिस का मेन काम ही यही है कि वो जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि पेरेंट से चाइल्ड में भेज रहा है, और मदर और फादर दोनों के जेनेटिक मटेरियल आने चाहिए। फिर 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन माइटोसिस और 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस। वेल, थैंक यू दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।